स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक्चुअली हमारे जो फिल्टरिंग यूनिट होता है किडनी, इस किडनी का मेन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, एक्चुअली जो फिल्टर करता है हमारी किडनी के भीतर हमारे ब्लड को, वही होता है नेफ्रॉन। ठीक है। तो नेफ्रॉन में देखेंगे कि आज कौन कौन सा पार्ट होता है। ये है आपका फिगर, जो नेफ्रॉन का फिगर बना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका पार्ट कौन-कौन होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 मेन पार्ट्स दिखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो है नीचे भीतर के साइड में, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ है, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह ग्लोमेरुलस जिस कप सेप्ट स्ट्रक्चर के अंदर प्रेज़ेंट होता है, उस कप सेप्ट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब देखिए, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर आते हैं, इसे हम लोग एफरेंट रेनल आर्टरी या एफरेंट रेनल आर्टेरियोल कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर यह फिर से अगेन कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। अच्छा, इस पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास से गुजरती है बहुत सारी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो पतली-पतली आपको नज़र आ रही है, कैपिलरीज हैं। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आगे बढ़ती हैं, तो फिर आकर यहाँ यू शेप्ड में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो यह थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यू शेप में दिख रहा है, इस छोटे से स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसका नाम लूप ऑफ हेनले इसलिए पड़ गया क्योंकि इसे खोजने वाले व्यक्ति का ही नाम था हेनले। उन्होंने अपने ही नाम पर इस लूप का नाम रखा था, जो कि इस पार्ट के नेफ्रॉन को और इस पार्ट के हिस्से को, दोनों को जोड़ती है एक पतली सी ट्यूब। उसी का नाम हो गया लूप ऑफ हेनले। जब यह अगेन आगे बढ़ती है, तो यह फिर अगेन क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज क्रॉस होती हैं। ये डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे कि ये कैपिलरीज करती क्या है। इस छोटे से कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं। फिर ये जो आपका ब्लड कैपिलरीज आगे बढ़ती है, तो यह रीयूनाइट हो जाती है और रीयूनाइट होकर वह रेनल वेन का फॉर्मेशन करती है। अब हम लोग बात करेंगे वर्क की। तो देखिए, आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल का। तो देखिए, बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, यह थिन मेम्ब्रेनस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो एक ब्लाइंड ट्यूबुल होता है। ब्लाइंड ट्यूबुल कहने का मतलब है कि इसमें कोई होल नहीं होता। कारण है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब फंक्शन के बारे में देखिए, जब यह रेनल आर्टेरियोल है ना, रेनल आर्टेरियोल ब्लड को लेकर आती है, तो वह हाई प्रेशर पर होती है और इसलिए यह क्या करती है, तो यहाँ पर यह अपने अंदर प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर जब ये आएगी इस ब्लाइंड ट्यूबुल के पास, तो यह ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी कि लार्ज क्वांटिटी में जो भी सब्सटेंस, चाहे वह यूजफुल हो या हार्मफुल हो, सभी चीज़ों को हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेट आउट कर देती हैं, इसे बाहर निकाल देती हैं, है ना, इस वुमेन्स कैप्सूल के पास। ठीक है। अब यहाँ पर यह जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी जो भी चीज़ें वह ढो करके कैरी करके ब्लड हमारा लाती है, वेस्ट मटेरियल्स यूजफुल मटेरियल्स जो भी होता है, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से डिसॉल्व होकर निकल जाती हैं, कुछ लार्ज ब्लड प्रोटीन्स को छोड़कर। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यह नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, यहीं पर आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद ब्लड क्या करती हैं, तो ब्लड जो है वह आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, ब्लड होगी वह आगे की तरफ बढ़ जाती हैं, और यह फिर अगेन इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के आसपास आकर क्वाइल्ड हो जाती हैं, यानी लिपट जाती हैं चारों तरफ से, यह जो है इसको घेर लेती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ट्रेट आउट हो चुके हैं, मैक्सिमम चीज़ों को वह हटा चुकी हैं, अब यह चाहती हैं कि जो एसेंशियल या रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, जिन्हें कि डिसॉल्व मतलब जिन्हें कि बाहर निकाल दिया गया है, वह यहाँ से वापस ले सकें रिक्वायर्ड मटेरियल्स को, और वेस्ट मटेरियल्स को ये वापस एब्जॉर्ब
नहीं करेंगी। ये सब कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता है। अब आप सोचेंगे कैसे होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा। चलिए इसमें बात करेंगे अगर पीसीटी की। अगर हम बात करते हैं पीसीटी की, तो पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, और यहाँ पर जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं इसमें मैक्सिमम होगा सोडियम, कैल्शियम। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वह क्या क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज के साथ हो जाएगा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड हो जाएगा। और इस एमिनो एसिड के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। फिर ब्लड जो है वह आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस लूप के आसपास भी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। यह लूप के आसपास जो भी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, यह इस लूप ऑफ हेनले से, ठीक है ना, इसमें दो सेक्शन बढ़ जाता है लूप ऑफ हेनले का। इसको हम लोग कहते हैं, यानी नीचे की तरफ उतरते हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर की तरफ चढ़ते हुए हिस्से को हम लोग कहते हैं एसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा वह वाटर को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर देगा, ताकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके। इसके बाद आते हैं, अगर बात करें आगे की तरफ यानी एसेंडिंग लिम्ब की बात करें, तो यहाँ पर आपका सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा वह होगा वाटर, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। और एसेंडिंग में होगा तो वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा NaCl, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। NaCl कैल्शियम क्लोराइड नमक एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट को बैलेंस करता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे बढ़ने पर, आपका DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास इतना ही नहीं रीअब्जॉर्प्शन होता, जब यह पहुंचता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास तो फिर ये कैपिलरीज इसके चारों तरफ स्प्रेड आउट हो जाती हैं। यहाँ पर जो आपका कैपिलरीज स्प्रेड आउट होती हैं वह DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और वह वेस्ट को और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देती हैं, यानी मैक्सिमम वाटर जो जितना संभव हो सकता है वह उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड में वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर देती हैं। फिर जो रेस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल बच जाता है वह इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट जो है वह आकर कलेक्टेड हो जाएगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे अलग अलग नेफ्रॉन्स को अपने साथ ज्वाइन करती हैं। जैसा कि आप ब्रांच में देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज हैं, और इन ब्रांचेज में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स आकर जमा हो जाते हैं, और यही कलेक्टिंग डक्ट आगे हो जाकर रीयूनाइट होता है, और वह बना देता है क्या, तो वह बना देता है आपका यह जो आपका रीयूनाइट होगा तो यह बना देगा यूरेटर। क्या बना देगा, यूरेटर, यूनाइट होने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि एक किडनी जो होता है वह कितने सारे पार्ट्स से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो किडनी में ऐसा जो नेफ्रॉन आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह मिलियंस ऑफ जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारे ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर कर सकें और उसमें से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल सकें। अब यह बात करेंगे तो हमारा जो किडनी होता है वह पर डे कई 100 लीटर्स ऑफ ब्लड को वह फिल्ट्रेट आउट करके बाहर निकालती रहती हैं, ताकि हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ ना रहें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और वह नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो है वह कौन कौन से पार्ट्स किडनी, मतलब एक हमारे जो बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें लगा कि आपका नेफ्रॉन जो है वह इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिकॉल में हम आपको बता देंगे, सबसे पहले ब्लड एंटर करता है एफरेंट रेनल आर्टेरियोल से। अच्छा,
आर्टेरियोल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्टरी जब थिन एंड ब्रांच्ड पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती हैं तो उन थिन एंड ब्रांच्ड पार्ट ऑफ आर्टरी को हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज थिन मेम्ब्रेनस ब्लड वेसल्स होती हैं और यहाँ पर तेजी से फिल्ट्रेट आउट होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में लार्ज अमाउंट में जो है वो आपका वाटर के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजॉल्व रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल चीज़ों के साथ साथ वेस्ट मटेरियल्स भी यहाँ से बाहर निकलेंगे। यह ब्लाइंड ट्यूबल्स इस चीज़ों को बाहर मतलब अपने भीतर ले लेगा और यहाँ पर फिर अगेन ये जो कैपिलरीज हैं रीयूनाइट होकर फिर आगे आगे आकर वह कैपिलरीज के रूप में डिफरेंशिएटेड होकर और वह इन ट्यूबल्स के चारों तरफ घूमती हुई आती हैं। यहाँ पर आपका पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल है, जहाँ पर आपको बताया गया कि यहाँ से मोस्ट ऑफ चीज़ें यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वह यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर वाटर के साथ यहाँ पर जो एब्जॉर्ब होता है वह होता है सॉल्ट। यहाँ पर जो एब्जॉर्ब होगा वह एसेंशियल और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और रेस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स कलेक्टिंग डक्ट को भेज दिया जाएगा। और जो फिल्ट्रेट ब्लड होती हैं, फिल्ट्रेट बट डीऑक्सीजनेटेड, याद रखिएगा फिल्ट्रेट बट डीऑक्सीजनेटेड, ये जो है वह चली जाती हैं रेनल वेन में। तो आपको यह भी याद रखना है कि रेनल आर्टरी और रेनल वेन में क्या डिफरेंस है। रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लाती है और रेनल वेन्स जो है वह प्योर एंड प्योरीफाइड ब्लड को बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापस चली जाती हैं। ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन ये फिल्टरिंग यूनिट्स जो है वह यूटिलाइज कर लेते हैं, इसीलिए ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजन डिफिशियंट हो जाती है और कलेक्टिंग डक्ट हमारे वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से बाहर लेकर छोड़ देता है। और इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।